हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकिता आपकी इंग्लिश एजुकेटर स्वागत करती हूँ आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर, जहाँ आपको मिलता है हाई क्वालिटी एजुकेशन विद सो मेनी टॉप कोर्सेज। सीबीएसई, यूपी, एमपी, बिहार, दिल्ली, राजस्थान बोर्ड, क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के सभी स्टूडेंट्स के लिए ये सभी कोर्सेज अवेलेबल हैं और वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके अलावा मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम पर केजी से लेकर क्लास 12 तक के सभी स्टूडेंट्स के लिए सीबीएसई बोर्ड अवेलेबल है एंड अगेन एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट स्टूडेंट्स। तो दोनों ही चैनल्स पे ये जो फ्री एजुकेशन की सुविधा आपको मिल रही है, इसका फ़ायदा ज़रूर से ज़रूर उठाइए। इसके अलावा अगर आपको ई नोट्स या ई बुक्स चाहिए तो उनके भी लिंक्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ई नोट्स के बारे में मैं आपको एक बात बता दूं कि ये ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट में होने के साथ साथ बहुत सारे प्रैक्टिस सेट्स के साथ अवेलेबल है जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं और आपके एग्जाम्स में तो आपको बहुत ही ज़्यादा काम आएंगे। राइट स्टूडेंट्स, अब इनको पाने के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ लिंक्स पर जाकर क्लिक करना है। इसकी सारी डिटेल्स कि कैसे ये आपको मिलेंगे सब समझ में आ जाएगा। राइट, अब इस इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बाद हम बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक पे, जो कि है आपकी पोम द लिबर्नम टॉप के पोएटिक डिवाइसेस। तो जल्दी से हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स देखते हैं कि पोएटिक डिवाइसेस होती क्या हैं। They are the literary devices, or in simple words, tools used by writers and speakers to enhance the literal meaning of words. इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि कोई भी राइटर या स्पीकर जो है, कोई भी व्यक्ति जो है, ज़रूरी नहीं कि कोई फेमस ही राइटर हो या फेमस ही स्पीकर कोई हो, नहीं, आप और मैं भी हो सकते हैं, यानी साधारण आम लोग भी। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति जब कुछ भी लिखता है या कुछ भी बोलता है तो अपनी बात को और भी गहरा मीनिंग देने के लिए जिन टूल्स का वो इस्तेमाल करता है, यानी जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करता है, वही पोएटिक डिवाइसेस कहलाती हैं। अब यहाँ पर शब्दों का इस्तेमाल करना मतलब ये जैसे ऑलिट्रेशन का अगर इस्तेमाल करता है या सिमिली, ये जो है इनका इस्तेमाल करता है, किसी भी पोएटिक डिवाइस का जब इस्तेमाल करता है तो वो अपनी बात को और भी बड़ा मीनिंग देता है, गहरा मीनिंग देता है। जैसे वो मीनिंग सीमित ना रह के, शाब्दिक अर्थ तक सीमित ना रहकर, और वो इस मीनिंग के बियॉन्ड चला जाता है, यानी उसका अर्थ के मायने जो हैं बहुत बढ़ जाते हैं। ठीक है, कोई भी पोअम पोएटिक डिवाइस को इस्तेमाल किए बिना बन ही नहीं सकती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जितनी पोएटिक डिवाइसेस इस्तेमाल होती हैं वो पोअम उतनी ही अच्छी मानी जाती है, यानी ये कहना पोएटिक डिवाइस को बेस्ट पॉसिबल वे में सिर्फ वही व्यक्ति इस्तेमाल कर सकता है जिसे उतनी ही अच्छी उनकी समझ हो और उसे अपनी बात बेहतर तरीके से कहना आता हो, तभी पोएटिक डिवाइस का इस्तेमाल सही तरीके से हो सकता है। राइट स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ गए कि पोएटिक डिवाइसेस क्या होते हैं। अब इस पोम में जिन जिन पोएटिक डिवाइसेस का इस्तेमाल हुआ है वो कौन से हैं? वैसे तो बहुत सारे हैं स्टूडेंट्स, कभी भी ये मत समझिएगा कि पोएटिक डिवाइसेस सिर्फ वो होते हैं जो आपके सिलेबस में है। नो, पोएटिक डिवाइसेस बहुत सारे होते हैं और एक पोम के अंदर बहुत सारे पोएटिक डिवाइसेस हो सकते हैं। एक सेंटेंस पे, एक वर्ड पर मल्टीपल पोएटिक डिवाइसेस भी लागू हो सकते हैं। तो कभी भी इनके ऊपर लिमिटेशंस नहीं होती हैं इस तरीके की कि नहीं, इस पर तो ये वाला पोएटिक डिवाइस इस्तेमाल हो गया, इस वर्ड पे तो ये तो बुक हो गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। एक वर्ड को अलग अलग तरीक़ों से इस्तेमाल किया जा सकता है, एक सेंटेंस को अलग अलग मायनों में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो मल्टीपल पोएटिक डिवाइसेस एक ही वर्ड, सेंटेंस, फ्रेज, एक्सट्रैक्ट, इन सब पे इस्तेमाल हो सकते हैं। ठीक है, इस पोम में जो पोएटिक डिवाइसेस का इस्तेमाल हुआ है और जो आपके सिलेबस में है वो है ऑलिट्रेशन, सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन एंड ट्रांसवर्ट एपिथेट। और स्टूडेंट्स, ये सभी मैं आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ। इस पोम के हिसाब से अब हम बढ़ते हैं इन सभी पोएटिक डिवाइसेस की ओर। जैसा कि मैंने बताया है कि जो ऑलिट्रेशन है, आप कभी भी कोई पोम है या कोई अनसीन पोम एक्सट्रैक्ट भी आपके सामने आ जाता है, स्टैंजा आ जाता है, और उसमें से भी अगर आपको पोएटिक डिवाइस ढूंढने के लिए कहा जाए तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले ऑलिट्रेशन को ही देखेंगे। ये मैंने आपको कई बार पहले समझाया है। ठीक है, तो ऑलिट्रेशन क्या होता है? इट्स अ रेपिटेशन ऑफ अ कॉन्सोनेंट साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ टू और मोर कंसेक्यूटिव वर्ड्स। द इंस्टेंसेस ऑफ ऑलिट्रेशन इन द पोएम आर एज फॉलोज। अब यहाँ मैं बता दूँ, ये यहाँ मैंने कॉन्सोनेंट साउंड लिखा है क्योंकि 99% केसेस इट इज़ कॉन्सोनेंट। देयर आर एक्सेप्शनल केसेस, ऐसे केसेस भी हैं जहाँ पे वावल
साउंड्स भी होते हैं, बट सिंस दे आर नॉट इन योर सिलेबस, वो आपके सिलेबस में नहीं है, वो थोड़ा सा एक हायर लेवल होता है स्टूडेंट्स, तो आपको यहाँ पर सिर्फ इतना ही जानना है, ठीक है, इस लेवल पे। अब एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ये है, जैसे फर्स्ट सेंटेंस है, क्लैरी क्लोज्ड हर क्लटर्ड क्लोथ्स क्लोजेट। इस सेंटेंस के अंदर जितने भी वर्ड्स हैं आसपास ही हैं, और हर वर्ड का आपको पहले लेटर का साउंड देखना होता है, साउंड ऑफ द फर्स्ट लेटर। सबसे पहले तो यही है, साउंड ऑफ द फर्स्ट लेटर, राइट। उसके बाद जितने भी वर्ड्स हैं दे शुड बी क्लोजली प्लेस्ड। इसी तरीके से हमें हमारे पोएटिक डिवाइसेस को समझना ज़रूरी है। क्लोजली प्लेस्ड वर्ड्स, ये दूसरी कंडीशन है, क्लोजली प्लेस्ड वर्ड्स होने चाहिए। यानी ऐसा नहीं है कि पूरी पोएम है, उसका जो पहला वर्ड और आखिरी वर्ड उनको आप कंपेयर करोगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। दूसरा, यहाँ पर साउंड लिखा हुआ है तो आपको साउंड को ही कंपेयर करना है, हमेशा साउंड सेम होना चाहिए, कभी भी लेटर नहीं देखना है। जैसे यहाँ पर सी वाला ये हमने लिया है, तो यहाँ पर कभी भी मान लीजिए ये है क्ल का साउंड, क्लैरी है, मान लीजिए इसी सेंटेंस में अगर साइकिल भी लिखा होता तो क्या यहाँ पे और यहाँ पर ये साउंड, ये वाला सी और वो वाला सी क्या कंपेयर होता? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जो साउंड है वो एकदम अलग है। हो सकता है अगर कैटल लिखा हो या ये कैटल लिखा हो तो ये कंपेयर हो जाएगा, ये भी कंपेयर हो जाएगा, क्योंकि साउंड सेम होना चाहिए, लेटर नहीं, नो लेटर्स, ठीक है। सेकंड में भी यही है, हैरी हरी तो ह ही है। अब ये हा हे ही हूँ, चाहे कोई कुछ भी हो लेकिन ह होना चाहिए। अब उस पर कोई भी मात्रा या किसी भी तरीके से उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि जैसे यहाँ हैरी है तो है, यहाँ हरिड है तो ह ही है, होम है तो हो है, तो यहाँ पर है ह हो, ये इस तरीके से ये साउंड्स हैं। लेकिन ह का साउंड है, अलग अलग तरीके से है लेकिन ह का साउंड है, तो इसलिए वो भी ऑलिट्रेशन के अंदर ही शामिल होगा। राइट स्टूडेंट्स, क्लियर है? इस पोएम के अंदर दो ऑलिट्रेशन के एग्जाम्पल्स हैं, एक है सेप्टेम्बर सनलाइट, देखिए स और स, तो ये सेप्टेम्बर में से है और ये सनलाइट यानी स, सिंपल स है। तो सेप्टेम्बर और सनलाइट देखा जाए तो अगर मात्रा के हिसाब से समझें तो बिल्कुल अलग अलग हैं, लेकिन स का साउंड है, चाहे सा से सी कैसे भी हो, ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट इज ट्री ट्रेम्बल्स, तो देखिए ट्र है, ट्र का साउंड है यहाँ पे, टी आर, इट्स ट्र, तो ट्र टी आर ये दो अलग अलग लेटर्स ना होके ट्र एक सिंगल साउंड बनता है, ट्र, ठीक है, क्लियर है स्टूडेंट्स? अब ट्री ट्रे अलग अलग वो हो सकते हैं, डजंट मैटर एट ऑल, ठीक है। अब आपको भी कभी नई किसी पोएम में से भी अगर इस तरीके से ढूंढना हो कि किस तरीके से हम पोएटिक डिवाइसेस ढूंढें, तो शुरुआत आप किससे करेंगे? आरंभ हमेशा ऑलिट्रेशन से ही करें। क्लियर है स्टूडेंट्स, समझ में आया? नेक्स्ट इज सिमिली। सिमिली क्या होती है? कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स यूजिंग लाइक और एज, यानी दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन होता है और ये दोनों चीज़ों का आपस में कोई लेना देना नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, एज बिजी एज अ बी, यानी मधुमक्खियों के लिए कहा जाता है वो बहुत हार्ड वर्किंग होती हैं, हमेशा बिजी रहती हैं, हमेशा काम करती रहती हैं। तो ये एक तरीके से कहा जाता है कि बिल्कुल तुम तो इतना ज़्यादा काम और इतना मेहनत कर रही हो जैसे तुम मधुमक्खी हो। तो ये एक इडियम की तरह इस्तेमाल होता है, एज बिजी एज बी। तो एक इंसान को क्या बोला जा रहा है? मधुमक्खी। इंसान ही नहीं, मतलब मान लीजिए अगर कोई डॉग भी है, पेट भी, कोई पशु पक्षी जो भी है, उसको भी अगर हम बोलें तो बिल्कुल कहा जा सकता है कि बिल्कुल मधुमक्खी की तरह तुम बिजी हो, ठीक है। तो ये जो तुम है ना, जिसके बारे में बात हो रही है, ये तुम यहाँ पर हिडन है, दिखाई नहीं दे रहा कि यूँ कहीं, क्योंकि लिखा नहीं हुआ है, लेकिन यही बताना चाह रहा है कि बिल्कुल मधुमक्खी की तरह बिजी हो। तो मधुमक्खी से कंपेयर हो रहा है एज शब्द इस्तेमाल करके, ठीक है। वहीं पर अगर मैं फिर से अगर एग्जाम्पल दूँ, you are looking like a flower, ठीक है। ये एग्जाम्पल मैंने आपको पहले भी दिया है। तो यहाँ पर ये लाइक मतलब तुम एक फूल की तरह लग रही हो, मतलब सुंदर लग रही हो, अच्छी लग रही हो। तो ये लाइक से हमने ये कंपैरिजन किया है।
डिफरेंट या ऑपोजिट चीज़ों का ये कंपैरिजन है, मीनिंगफुल बात निकल कर फिर भी आ रही है, और लाइक शब्द है। वहीं अगर ऐसे कंपैरिजन में लाइक या एज शब्द नहीं होते हैं तो वो सेम कंडीशन में ही मेटाफर हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए क्या है, स्लीक एज अ लिजर्ड, तो यहाँ पर किसको कंपेयर किया गया है, ये कौन है स्लीक एज अ लिजर्ड, कौन है, हमारी जो गोल्ड फिंच बर्ड है उसको कंपेयर किया गया था। और यहाँ पर देखिए एज शब्द को इस्तेमाल किया गया है। राइट, क्लियर है स्टूडेंट्स, आ गया अच्छे से समझ में। अगर ये सेम होता कि यू आर अ स्लीक लिजर्ड, मतलब यहाँ अगर लिखा होता कि गोल्ड फिंच बर्ड is a sleek lizard, तो यहाँ पर इस सेंटेंस के अंदर like और as दोनों ही शब्दों में से किसी का भी इस्तेमाल नहीं हुआ है। अगेन कंपैरिजन ही हो रहा है, अगेन गोल्ड फिंच को ही स्लीक लिजर्ड की तरह बताया जा रहा है, इसमें भी स्लीक लिजर्ड की तरह ही बताया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर as का इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पर as या like दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल नहीं हुआ। बाकी की सारी कंडीशंस सेम है, तो ये हमारा मेटाफर हो जाएगा। ठीक है, ये मेटाफर हो जाएगा और ये सिमिली रहेगा। क्लियर है स्टूडेंट्स, आ गया समझ में। नेक्स्ट इज मेटाफर ओनली, ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। एन इनडायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स, जनरली अ क्वालिटी इज कंपेयर्ड, मतलब यूजुअली एक क्वालिटी या गुण जो है वो कंपेयर किया जाता है। ठीक है, वो क्वालिटी कैसी भी हो सकती है, सिर्फ कामकाज वाली ही क्वालिटी नहीं होती, क्वालिटी ये भी हो सकती है कि कोई दिखने में कैसा है, या किसी के इमोशनल लेवल पर भी कंपेयर किया जा सकता है। ठीक है, सो माई मॉम हैज़ अ हार्ट ऑफ गोल्ड, यानी मेरी जो मदर है उनका जो दिल है वो एकदम सोने का है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि दिल धड़कता नहीं है गोल्ड का, ऐसा रियल गोल्ड का थोड़ी है। गोल्ड का यहाँ कहने का क्या मतलब है कि बहुत ही अच्छे दिल की है मेरी मदर। ठीक है, मेरी मदर का दिल बहुत ही अच्छा, एकदम सोने जैसा दिल है, बहुत अच्छा दिल है। राइट, बहुत अच्छी है वो, ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। तो मॉम का हार्ट कंपेयर किया गया है गोल्ड से, आपस में कोई लेना देना है ऐसा सच नहीं है। क्वालिटी को कंपेयर किया गया है कि खरा सोना जो एकदम होता है ना, वो एकदम उसकी कोई काट नहीं होती, ऐसा कहा जाता है, जो खरा सोना होता है। उसी तरह मेरी मदर का दिल भी उतना ही अच्छा है, उतना ही खरा है। राइट, तो ये कंपेयर हो रहा है, ना ही इसमें कहीं एज शब्द का इस्तेमाल है, ना ही इसमें कहीं लाइक शब्द का इस्तेमाल है। इट्स अ मेटाफर। वहीं अगर लिखा होता माई मॉम्स हार्ट इज़ लाइक अ गोल्ड, तो लाइक शब्द आ गया, तो वो वहाँ पे हो जाता क्या, सिमिली। क्लियर है। इस पोम में 3 जगह मेटाफर्स का इस्तेमाल हुआ है। पहला है शी एंटर्स द थिकनेस एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप, तो यहाँ पर मशीन से कंपेयर हो रहा है। द नॉइज क्रिएटेड बाय द मूवमेंट ऑफ द बर्ड्स इज कंपेयर टू द मशीन्स नॉइज। ठीक है, मशीन से कंपेयर हो रहा है। यहाँ पर नॉइजेस को भी हम बोल सकते हैं कि जो जितनी भी चिटरिंग्स और जितनी भी ट्रेम्बलिंग्स जो हो रही हैं उस पेड़ में, ये सारी के सारी किस तरीके से हो रही हैं कि मानो कोई मशीन से शुरू हो गई है। तो ये कंपैरिजन हो रहा है। एंड नो यूज़ ऑफ लाइक और एज, कहीं पर भी वो यूज़ नहीं है। देन कम्स इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली। यहाँ पर ये जो इंजन है किसे कहा जा रहा है, इंजन उस बर्ड को, गोल्डफिंच बर्ड को कहा जा रहा है कि वो अपनी फैमिली की इंजन है। अगेन कंपैरिजन हो रहा है बिना लाइक या एज शब्द को इस्तेमाल करे हुए। नेक्स्ट इज शोइंग हर बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क, यानी यहाँ किस चीज़ का कंपैरिजन हो रहा है, उसकी आइडेंटिटी को लेकर है कि उसका जो बार्ड फेस और मास्क, आइडेंटिटी को लेकर बात हो रही है कि बार्ड फेस को किससे कंपेयर कर रहे हैं, एक मास्क के साथ यहाँ पे कंपेयर हो रहा है कि ये इसकी जो पहचान है ना, इसके चेहरे की जो पहचान है, वो उसका जो बार्ड फेस है ना, वो ऐसा लग रहा है मानो एक मास्क हो। तो बार्ड फेस और मास्क को कंपेयर किया गया है यहाँ पर। अगेन विदाउट यूजिंग एनी ऑफ दीज वर्ड्स, लाइक या एज। लाइक और एज दोनों में से किसी भी शब्द का इस्तेमाल किए बिना इस कंपैरिजन को किया गया है। राइट, अच्छे से क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया। नेक्स्ट इज पर्सोनिफिकेशन। क्या होता है पर्सोनिफिकेशन, ये शब्द बना है
पर्सन शब्द से, ठीक है। द एट्रीब्यूशन ऑफ पर्सनल नेचर कैरेक्टरिस्टिक्स टू समथिंग नॉन ह्यूमन, कुछ भी जो इंसान नहीं है, ह्यूमन नहीं है, वो कुछ भी हो सकता है, पशु पक्षी, मतलब इस ब्रह्मांड में मौजूद जितनी भी चीज़ें हैं या पशु पक्षी हैं, जो कुछ भी है, सामान है, वॉट एवर इट इज़, बस वो अगर इंसान नहीं है, उन सबको हम इकट्ठा कर रहे हैं, मतलब इंसान के अलावा जितनी भी चीज़ें हैं उन सब के ऊपर, उनमें से अगर किसी पे भी अगर कोई इंसानी गुण अप्लाई करा जाता है तो उसे कहा जाता है पर्सोनिफिकेशन। जैसे अगर मैं कहूँ कि ये जो जैसे मान लीजिए कोई टेबल है और उसके टेबल के 4 पाए जो होते हैं, एक पाया अगर टूट जाए तो मैं बोलूँगी इसकी तो टांग ही टूट गई, इसका तो पैर ही टूट गया। तो क्या टेबल के कोई पैर होता है क्या? बिल्कुल नहीं। तो पैर होते नहीं तो टूटेगा कैसे? तो ऐसा सच कोई पैर नहीं होते हैं टेबल के, हमने एक तरीके से बोल दिया, तो वो एक पर्सोनिफिकेशन हो गया कि एक टेबल को एक इंसानी गुण दिया जा रहा है। वहीं पर अगर मैं कहूँ कि ये जैसे डॉग के बारे में कि ये डॉग, तुम्हारा जो डॉग है वो तो बिल्कुल, वो बहुत खूबसूरत डांस कर रहा है, तो ये भी एक पर्सोनिफिकेशन हो गया। क्या डॉग्स डांस करते हैं? हाँ, खुशी में झूमते हैं, मोर डांस करते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो क्वालिटी है वो एज सच इंसानों की भी क्वालिटी है। तो मतलब अगर इंसानों की क्वालिटी किसी और चीज़ में भी है तो भी अगर हम वो क्वालिटी देते हैं उस चीज़ को तो भी पर्सोनिफिकेशन कहलाएगा। जैसे अगर मैं बोल रही हूँ दैट दिस डॉग इज़ डांसिंग, तो एज सच डॉग डांस कर ही लेते हैं, लेकिन फिर भी ये डांस करने वाली क्वालिटी इंसानों की होती है, तो भी हम उसको क्या बोलेंगे कि ये डॉग को एक पर्सोनिफाई करा गया है, कि डॉग का पर्सोनिफिकेशन है। या डॉग्स आर स्विमिंग, डॉग्स स्विम भी करते हैं, तब भी वो पर्सोनिफिकेशन हुआ क्योंकि स्विमिंग एक्चुअली इंसान करते हैं। तो कोई ऐसी चीज़ जो इंसान और जानवर या इंसान और पशु पक्षी दोनों में कॉमन भी है अगर कोई क्वालिटी, तो भी हम उसको पर्सोनिफिकेशन की कैटेगरी में ही मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ एग्जाम्पल तो एंड आई फेल्ट लाइक द फूड केप्ट कॉलिंग मी। अब यहाँ पर ऐसा, ये इसका ये मतलब है कि ऐसा लग रहा है मानो कि जो खाना है वो मुझे बुला रहा है, आवाज़ दे रहा है कि आ जाओ। अब क्या ये संभव है? खाना कभी भी आवाज़ दे सकता है कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ? नहीं ना, इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल। तो यहाँ पर जो आवाज़ दे रहा है का मतलब ये है कि खाना बहुत ही डिलीशियस लग रहा है, उसकी खुशबू से और उसकी शक्ल सूरत से लग रहा है कि बहुत बढ़िया बना है और मुझे भूख लग रही है ज़बरदस्त। तो उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो वो मुझे बुला रहा हो और कि मैं बस चला जाऊँ और उसी वक्त इसको खा लूँ, ये है यहाँ पर मतलब। तो ये जो कॉलिंग वाली जो क्वालिटी है वो खाना नहीं बुला सकता ना, इंसान ही बुलाता है कि आजा भाई खा ले, है ना। तो यही बात है। तो यहाँ पर ये फूड को एक इंसानी क्वालिटी दी गई है, तो पर्सोनिफाई किया है। इस पोएम के अंदर ये कहाँ है? द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स। ट्रेम्बलिंग जो है, ट्रेम्बलिंग का मतलब होता है कांपना या कपकपाना। यूजुअली डर के मारे थरथराते हैं हम, डर लगता है, तो या सर्दी के मारे भी एकदम, तो वो जो है। और ये थ्रिल जो एक होता है ना, ये थ्रिल भी अगेन ये एक इंसानी क्वालिटी के अंदर आता है, ये जो एक फुल ऑफ एक्साइटमेंट। थ्रिल एक्चुअली क्या होता है? सॉर्ट ऑफ जज्बा। जज्बा इज़ पैशन एक्चुअली, लेकिन थ्रिल आपके अंदर एक किस्म का एक एक्साइटमेंट फील कर देता है। फॉर एग्जांपल, बहुत सारे बॉयज़ को जो है जो बाइक्स चलाना बहुत पसंद आता है और जो फास्ट बाइक चलाते हैं वो भी बिना हेलमेट के, इट्स नॉट सेफ़ एट ऑल। बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है, बिल्कुल भी सही नहीं है। ना तो फास्ट चलाना सही है और ना ही बिना हेलमेट के चलाना सही है। बिना हेलमेट के चलाना तो बिल्कुल गलत है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इस तरीके से वो क्यों चलाते हैं फिर भी बाइक? किसको नहीं पता कि ये डेंजरस है? पता ही है ना, फिर भी वो काम करते हैं क्योंकि वो उन्हें एक किस्म का थ्रिल देता है, फुल ऑफ एक्साइटमेंट हो जाता है वो, कि उनको ऐसा लगता है कि कुछ रिस्की कर रहे हैं, कुछ एडवेंचरस कर रहे हैं, तो वाओ, इस तरीके से महसूस करते हैं। ये दोनों ही इंसानी क्वालिटी है, लेकिन इस ट्री को ये क्वालिटीज़ दी गई हैं, तो ये एक तरीके से क्या हो गया है? इस ट्री को पर्सोनिफाई किया गया है। राइट स्टूडेंट्स, तो अच्छे से ये समझ में आ गया है, एकदम क्लियर है, इट्स नॉट टफ। हाँ, प्रैक्टिस की ज़रूरत ज़रूर है, लेकिन ये बहुत ही आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट कम्स ट्रांसफर्ड एपिथेट। ये मैंने आपको पहले भी समझाया है। ट्रांसफर्ड एपिथेट को समझने से पहले ज़रूरी है हम एपिथेट को समझें। इसका क्या मतलब होता है? ये होता है हमारे नाउन से रिलेटेड। नाउन से रिलेटेड कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी क्लास में एक लड़का है जिसका नाम है सूरज,
ठीक है, उस सूरज को घर पे प्यार से बोला जाता है सोनू, ठीक है, और उसके फ्रेंड्स उसको बोलते हैं भाई, ठीक है। तो यानी यहाँ पर सूरज सोनू भी है और भाई भी है, लेकिन है तो वो एक ही इंसान के तीन नाम हो गए ना, तो उसे कहा जाता है एपिथेट बेसिकली, कि नाउन को ही अलग 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 कोई क्वालिटी दी गई हो या कोई विशेषता दी गई हो, लेकिन है बात एक ही चीज़ के बारे में कर रहे हैं, ठीक है। सबका अपना अपना घर का भी अलग नाम होता है, मैक्सिमम लोगों का घर का अलग नाम होता है। ऑफिस में भी कई बार निक नेम्स दे देते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में आपको अलग निक नेम दे देते हैं, ठीक है। फिर किसी ने अगर फ़ोन में आपका नाम सेव कर रखा है तो हो सकता है अलग नेम से सेव कर रखा हो, तो अलग 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 क्वालिटीज़ ऐसे दे देते हैं। ट्रांसफर्ड एपिथेट क्या होता है? यही नाउन की क्वालिटी जब ट्रांसफ़र होने लगती है। कैसे? देखिए, द फिगर ऑफ स्पीच वेयर द एडवर्ब इज ट्रांसफर्ड टू अनदर नाउन, यानी एडवर्ब जो होता है वो नाउन पर ट्रांसफ़र हो जाता है। अब ये कैसे? एग्जाम्पल से समझते हैं। वी हैड अ फ्रेंडली कॉन्वर्सेशन, यानी हमारा आपस में जो कॉन्वर्सेशन हुआ वो काफ़ी फ्रेंडली था। यहाँ पे ये नहीं है कि हमारी जो कॉन्वर्सेशन हुई कि मेरी किसी फ्रेंड के साथ कॉन्वर्सेशन हुई है, नहीं, ये कॉन्वर्सेशन या बातचीत किसी यार दोस्त के साथ नहीं हुई है, लेकिन बहुत ही अच्छे से हो सकता है जिससे भी बात, ये जो वी में ये जो जितने भी लोग हैं, मान लीजिए दो ही लोग अगर हैं, ठीक है, ये जो दो लोग हैं वो जब बात कर रहे हैं आपस में, तो हो सकता है पहली बार ही मुलाकात हुई हो इनकी, और पहली बार इन्होंने जो डिस्कशन किया वो बहुत ही हेल्दी और अच्छा डिस्कशन हुआ, तो इसलिए उनका रिलेशनशिप फ्रेंडली नहीं है, उनकी बातचीत फ्रेंडली हुई है। ऐसा ही एक और एग्जाम्पल मैंने आपको पहले ही दिया था, दैट द डे वॉज वंडरफुल। तो द डे वॉज वंडरफुल का ये मतलब नहीं है कि मौसम बहुत अच्छा है, अपने आप में वो दिन अच्छा नहीं है, ठीक है, दिन अपने आप में अच्छा नहीं है, मेरा आज के दिन का एक्सपीरियंस अच्छा है। तो यहाँ पर ये जो कन्वर्सेशन है ना, ये जो कन्वर्सेशन हुई है आपस में, वो बहुत ही हेल्दी और पॉजिटिव हुई है, हेल्दी और पॉजिटिव हुई है। इसलिए इसका ये मतलब नहीं है कि फ्रेंड के साथ कन्वर्सेशन हुई है, अच्छी कन्वर्सेशन हुई, ठीक है। उसी तरह हर बार्ट फेस आइडेंटिटी मास्क, इसका क्या मतलब है कि उसका जो आइडेंटिटी मास्क, ये जो मास्क है वो एक तरीके से क्या हो गया, मुखौटा हो गया, है ना। तो इसकी जो आइडेंटिटी है वो बेसिकली उसका जो चेहरा है, बार्ट फेस यानी उसका जो चेहरा है, उसकी आइडेंटिटी मास्क से किस तरीके से पता चल रही है, यानी हमें उसकी पहचान किस तरीके से है, उस धब्बे से, कि एक्चुअल में एक धब्बा है। तो यहाँ मास्क के कारण हमें नहीं पता चल रहा है, हमें ये पता चल रहा है कि मास्क किस तरीके का है। तो ऐसा उसने क्या लिटरली कोई मास्क थोड़ी पहना, कोई मुखौटा थोड़ी ओढ़ा हुआ है, नहीं, उसने एक्चुअल में कोई मुखौटा नहीं ओढ़ा हुआ है, उसके अपने खुद के चेहरे पे ही एक स्पॉट है या धारी बनी हुई है कोई, तो वो उसकी अपनी एक अलग पहचान है। कि हाँ, जैसे कई बार हम एक आइडेंटिफिकेशन मार्क कई बार हमसे मांगा ही जाता है जब हम आइडेंटिफिकेशन कोई आईडी कार्ड बनवा रहे होते हैं, है ना, तो उसमें जैसे किसी के चेहरे पे तिल है या लेट से कोई मस्सा है, तो हम बिल्कुल एक हमारे दिमाग में एक याद सा रहता है कि उसका वो जो मोल है चेहरे पे, राइट, तिल है चेहरे पे, वो उसकी पहचान है। तो वो कोई उसका एज सच कोई रियल मुखौटा नहीं है, कोई रियल मुखौटा नहीं है, तो एज सच कोई रियल मास्क है क्या? जी नहीं, रियल मास्क नहीं है। वो मुखौटा सिर्फ ये है कि वो उसकी एक पहचान है कि जो धारियाँ सी बनी हुई है। ठीक है, क्लियर है स्टूडेंट्स? अच्छे से आ गया समझ में? मुश्किल तो नहीं था ना ज़्यादा? हो सकता है आपने पहली बार पढ़ा हो, हालांकि मैंने समझाया है पहले भी, लेकिन ये आप बार बार जब रिपीट में आ जाती हैं जब पोएटिक डिवाइसेस और उनकी प्रैक्टिस होने लग जाती है, उस तब हमें ज़्यादा बेहतर समझ में आता है। पहली बार सुनने में इतना इजीली दिमाग में नहीं बैठता है। तो अगर कई स्टूडेंट्स को लग रहा है कि यार ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, डोंट वरी एट ऑल। शुरू में या नए नए में लगता है, एक बार जब हैबिचुअल हो जाओगे तो बहुत ही आसान लगेगा और बहुत पसंद भी आएंगी तब। राइट स्टूडेंट्स? चलिए,
तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ पोएटिक डिवाइसेस का हमारा ये वीडियो होता है ख़त्म। कैसी लगा आपको ये वीडियो, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। कहीं कोई डाउट रह गया है तो वो भी पूछ लीजिएगा, और साथ ही साथ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि बाकी स्टूडेंट्स को भी बेनिफिट मिल सके। इसी के साथ मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल को भी आपको सब्सक्राइब करना है, क्योंकि यहाँ आपको मिलता है हाई क्वालिटी एजुकेशन विद ऑल दीज टॉप कोर्सेज। क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के सभी स्टूडेंट्स के लिए सभी कोर्सेज अवेलेबल हैं, और वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। और इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम को भी सब्सक्राइब करना है आपको, क्योंकि वहाँ आपको मिलता है केजी से लेकर क्लास 12 तक के सभी स्टूडेंट्स के लिए सीबीएसई बोर्ड, अगेन एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। तो दोनों ही चैनल्स पे हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं फ्री एजुकेशन स्टूडेंट्स, यानी इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो आपको बिल्कुल भी अपने हाथ से नहीं जानी देनी चाहिए। इसके अलावा स्टूडेंट्स, आपको ई बुक्स और ई नोट्स भी प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ई बुक्स और ई नोट जो आपके लिए एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित हो सकते हैं। तो ये आपको लेकिन मिलेंगे कैसे? सबसे पहले मैं आपको ई नोट्स के बारे में एक बात बता दूं कि ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट में अवेलेबल होने के साथ साथ वो हैं एकदम प्रैक्टिस सेट्स के साथ मौजूद। तो यानी आपको एग्ज़ाम्स में वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित हो सकते हैं। अब आपको बताते हैं आपको मिलेंगे कैसे। तो आपको जाना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और वहाँ पर आपको दोनों ही लिंक्स को देखना है, ई बुक्स की भी और ई नोट्स की भी, दोनों ही लिंक्स को देखना है, ताकि आपको जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये कैसे मिल सकते हैं ई नोट्स, आपको ई बुक्स कैसे मिलेंगी, ये सारी डिटेल्स इजीली पता चल जाएगी। इसी के साथ दोनों ही चैनल्स को आपको फॉलो करना है, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप पे, ताकि सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाए, ताकि चाहे लाइव शेड्यूल जो हो रहा है वो आपको पता चल जाएगा, कोई भी क्लास हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसके बारे में कोई भी लेटेस्ट जानकारी है वो इन चैनल्स के थ्रू आपको मिल जाएगी। राइट स्टूडेंट्स, तो आखिर में फिर से एक बार बता दूं कि लाइक करिए, शेयर कीजिए, डाउट होने पर पूछ लीजिए, और वीडियो कैसी लगी वो भी ज़रूर बताइए, और सबसे ज़रूरी बात, अपना ध्यान रखिए। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर एंड बाय बाय।